नमस्कार। ये बार बार इंटरनेट की समस्या से जोड़ा है। देखिए, चल जाए तो बहुत बेहतर है। तो मैंने भाई लोगों आपको बताया कि किस तरह आपको होता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का उत्तर में। मैं इसके बैकग्राउंड में ना जाते हुए आपको इसके बारे में बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले किसी भी तथ्य के लिए, जो किसी भी मुकदमे के लिए फैक्ट के बारे में यू आर वेल अक्वेंटेड। फैक्ट क्या होता है भाई? किसी का कत्ल हुआ, किसी ने क्या किया, ये फैक्ट है। कोई दस्तावेज है जिसका गठन हुआ, वो फैक्ट है। किसी ने कब्जा कर लिया, ये फैक्ट है। किसी ने कंपनी में कब्जा कर लिया, ये फैक्ट है। तो जो फैक्ट है, तो किसी फैक्ट का संबंध में ही साक्ष्य अधिनियम का गठन किया जाएगा। वो फैक्ट का डिस्प्यूट होगा, जो फैक्ट इन इश्यू होगा उसी पे तो साक्ष्य अधिनियम, चाहे वो सिविल का हो, चाहे क्रिमिनल का हो, चाहे रेवेन्यू का हो, फैक्ट इन इश्यू, सारे मुकदमों में फैक्ट इन इश्यू एक महत्वपूर्ण होता है। तो आप देखिए, सबसे पहले फैक्ट, फिर होगा फैक्ट इन इश्यू। याद करते रहिए, नोट करते रहिए, फैक्ट इन इश्यू। अब जब फैक्ट इन इश्यू होगा तो उस फैक्ट इन इश्यू को सिद्ध करने के लिए दो पक्षकार होंगे। एक पक्षकार किससे करेगा? रेलिवेंट ऑफ दस्तावेज से, रेलिवेंट ऑफ एविडेंस से, सुसंगत एविडेंस कहलाती है। दूसरा किससे करेगा भाई? असंगत कहलाएगा। यही तो है, इसके अलावा तीसरी चीज तो नहीं है। चौथी चीज मेरे भाइयों, सुसंगत असंगत होगा। अब जो चीज है तो उसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगी, ओरल एविडेंस होगी, डायरेक्ट एविडेंस होगी, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होगी। यही तो इतनी चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं। इतनी चीज देख लिए, नोट करते जाइए। अब ये एविडेंस होने के बाद क्या होगा? प्रूफ सिद्ध होगा या नहीं सिद्ध होगा। दो ही चीज तो है। सिद्ध होगा तो केस जीत जाइएगा, नहीं सिद्ध होगा, नॉट प्रूफ, तो केस हार जाइएगा। उसके बाद क्या होता है? इन्फ्रेंस। बहुत सी चीजें, उसका इन्फ्रेंस ड्रा करा जाता है। उसके बारे में मैं आपको बताऊं। अभी आप घर में आज सो रहे हो और घर में सुबह आपके खूब पानी भरा हो, तो सुबह उठ के आप देखेंगे क्या इन्फ्रेंस ड्रा होगा? ये इन्फ्रेंस ड्रा होगा या तो पानी बरसे का इन्फ्रेंस ड्रा होगा, या इसका अदरवाइज होगा। तो इन्फ्रेंस ड्रा होगा, ये आपको क्लियर हुआ। अब जब इन्फ्रेंस ड्रा होगा तो अगर आप घर में सो रहे हैं, सुबह आपके घर में एक मोटरसाइकिल खड़ी पाई गई, क्या होगा? बरामदगी की साक्ष्य, मोटरसाइकिल कैसे आई। तो मैं इसलिए बात बता रहा हूं उसकी साक्ष्य के बारे में। बरामदगी के साक्ष्य के बाद क्या चीज आएगी मेरे भाई? उसमें ये चीज आएगी कि रेलेवेंसी ऑफ द फैक्ट, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, जो इसी में आएगा, क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी। अब आप देखिए मैंने कितनी चीज बताई, ये नोट करते जाइए। आप जो 14-15 चीजें मैं बता रहा हूं वो नोट करते जाइए। क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। इसी चीज से तो इसे सिद्ध कैसा करा जाएगा मेरे साथियों? साक्ष्य अधिनियम ही तो मैं बताने जा रहा हूं। अब क्या आएगा? मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। ये मैंने आपको 12-14 चीजें बताई। पूरा साक्ष्य अधिनियम इसी पे आधारित है, इसके बाहर कहीं नहीं है। तो सबसे पहले आपको रटना नहीं है। सबसे पहले फैक्ट इन इशू, रेलेवेंसी, उसके बाद डॉक्यूमेंट्री, ओरल एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, उसके बाद सिद्ध, प्रूफ, नॉट प्रूफ, इन्फ्रेंस। आपको होता है यही चीज तो है। मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ। ये चीजें आपने नोट कर ली। अब मेरे साथियों, मैंने उस दिन बताया एविडेंस एक्ट में कुछ चैप्टर होंगे, आपको रटना नहीं है। एविडेंस लिखे, EVIDENC, एविडेंस लिखा। क्या है इसमें? वर्ड 8, एक्ट में कहें 3, कुल मिला के कितना हुआ? 11 चैप्टर। यू आर वेल अक्वेंटेड विद दिस फैक्ट। हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन एविडेंस एक्ट? 11 चैप्टर। अब आपको किसी भी चैप्टर, कुल कितनी सेक्शनें हैं, ये आपको रटना नहीं है। आपको केवल ये देखना है कि ये कैसे, कितनी सेक्शन आपको रटने की। जब हर एक बिल्कुल जैसे कुछ नहीं आता है, और आप लोग तो ला वाले, आदमी पकड़ा जाता है, मुलजिम जेल जाता है, तो जेल में रिमांड किसमें होता है मेरे भाई? सभी को पता है 167। हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर? तो आपको ये पता है 167। तो पहला चीज, एविडेंस एक्ट 1872 में आया। उस समय बहुत सा एक्ट नहीं था, कितना दिमाग से आया। जो मैंने चीजें इन पे बेस कर रहा है। कितने चैप्टर हैं? देयर आर 11 चैप्टर। हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर? देयर आर 167 सेक्शन।
अब मेरे साथियों, घबराइए मत, सेक्शनों का रटने में मत जाइए, कहीं मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं बहुत आसानी से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। ये बात आज से पहले, या आप 12-12, 15-15, 20 साल के वकील हैं, आप इस चीज को नहीं कर पाएंगे, और ना आपने सोचा होगा इतना आसानी से। मैं खुद कह रहा हूं, एविडेंस एक्ट की था नहीं नापी जा सकती है, एविडेंस एक्ट की ऊंचाई नहीं नापी जा सकती है, मगर जितना हम जान सकते हैं वो जान लीजिए। उसके लिए आप, पता चला, बिल्कुल तैयार रहिए, घबराने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। तो सबसे पहला चैप्टर क्या आता है? सबसे पहला चैप्टर एविडेंस एक्ट में क्या आएगा? एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी। क्या आया? एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी। मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ। सेक्शन भूल जाइए, अभी मैं सब आपको, पहला चैप्टर क्या आएगा जो मैंने आपको बताया, फैक्ट इन इशू में क्या आएगा? एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ। कितना आसानी से मैंने पहला चैप्टर बताया, आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। यू नीड नॉट टू, पता लगा, रटते विद्या मत डालिए, मत सीख करिए। ये तो बहुत डिटेल में अभी सारा आपको बता रहे हैं, और उससे ज्यादा करेंगे। ये आपके दिमाग में जो कंप्यूटर है, आपके कंप्यूटर में फीड हो जाएगा। एक बार कंप्यूटर में फीड हो गया, फिर क्या होगा? फिर आप कभी हार नहीं मानने वाले हैं, आपकी जानकारी में होगा। तो पहला चैप्टर आपको मैंने कितनी आसानी से बताया, क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, बता दिया। कितना ये चैप्टर एक हो गया। आपको सेक्शन नहीं पता है, कोई बात नहीं, ये 1 से लेके 4 तक है, आप लिख लीजिए, वैसे आपको पता होना चाहिए। 1 से लेके 4 तक में ये आएगा। तो मेरे साथियों, कितनी आसानी से। अब मेरे भाई, दूसरा चैप्टर क्या आएगा? किसी भी एविडेंस, किसी भी फैक्ट को प्रूव करने या ना प्रूव करने के, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, रेलेवेंसी, रेलिवेंसी, फैक्ट या एविडेंस जो भी होगी। दूसरा चैप्टर क्या होगा मेरे भाइयों? क्या होगा? रेलिवेंसी, रेलिवेंट ऑफ फैक्ट, एविडेंस को सिद्ध करने के लिए या उसे असिद्ध करने के लिए क्या होगा? रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। अब रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, आप केवल ये चैप्टर 2 इतना ध्यान रखिए कि रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, रेलिवेंसी ऑफ द एविडेंस। जो रेलिवेंसी पार्ट है, क्या पार्ट सुसंगत होगा जो पढ़ा जाएगा, अगर आप उसे असंगत कर देते हैं नहीं पढ़ा जाएगा। तो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट जो है दूसरा चैप्टर है, आंख बंद करके कर लीजिए, कहीं लिख दें, आप केवल अपनी डायरी में लिखिए। दूसरा चैप्टर क्या है? रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। उसके आगे लिखिए 5 से 55, अगर याद हो लिख लीजिए, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट 5 से 55। ये 2 आ गए। तीसरा क्या आएगा? तीसरा भाई क्या? इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस डा कैसे होगा? मैं उसके लिए भी वो के लिखेगा 56, 57, 58। अगर आप चीज एडमिट कर रहे हैं तो इन्फ्रेंस डा होगा, एडमिशन इन्फ्रेंस डा होगा, जुडिशियल नोटिस इन्फ्रेंस डा होगा। किन चीजों का जुडिशियल नोटिस लिया जाएगा? इन्फ्रेंस डा होगा। नीड नॉट टू बी प्रूव, उन चीजों को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं। तो क्या हो जाएगा? 56, 57, 58 चैप्टर पे आ गए। इसमें कोई घबरा नहीं, मैं अभी सब एक्सप्लेन करूंगा जो उन्होंने बताया था। अब साहब, चौथा चैप्टर क्या आएगा? चौथा चैप्टर आएगा एविडेंस। एविडेंस क्या होगी? डायरेक्ट एविडेंस होगी। और एविडेंस क्या होगी? किसी भी हो, ओरल होगी, डायरेक्ट होगी। तो ये चैप्टर चौथा आया। हियर से एविडेंस इज नो एविडेंस इन द आई ऑफ लॉ। तो चौथा चैप्टर आप क्या आया? एविडेंस, डायरेक्ट एविडेंस। ये कौन सा हुआ? 59, 60 आपको नहीं याद, 2 सेक्शन में। अब जहां पे ओरल एविडेंस आ गई, आई विटनेस अकाउंट आ गया, तो दूसरी एविडेंस क्या होगी सिद्ध करने के लिए? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। कितना कोई ये आपको कोई बात? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होगी? प्राइमरी और सेकेंडरी। ये तो आपको पता है। प्राइमरी कौन होगी? जो ओरिजिनल तथ्य है। सेकेंडरी कौन होगी? जो उसकी सर्टिफाइड कॉपी है, फोटो कॉपी, किन हालतों में होगी? तो सेकेंडरी एविडेंस मेरे साथियों, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, प्राइमरी, सेकेंडरी और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का एक चैप्टर है। आपका गया है, एक ओरल मौखिक एविडेंस का चैप्टर आ गया, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का चैप्टर आ गया। ये कहां से गया? ये आप 61 से लेके 89 तक, वो भी मैं आपको सारा 61 से 89 तक आ गया। केवल आपको ये याद करना, कुछ नहीं करना, कोई परेशानी नहीं है मेरे भाइयों। अब
प्रूव करने के लिए क्या होगा, डॉक्यूमेंट्री और ओरल एविडेंस दोनों की एक चैप्टर होना चाहिए आपके हिसाब से, जैसा मैंने बताया। अगर चैप्टर ये है तो वो चैप्टर 90 से 100 चला जाएगा। क्या होगा, ओरल एविडेंस आई, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आई, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री कपुल जहां पर होगी तो उसके लिए भी एक चैप्टर होगा, वो 90 से 100 चला गया। नोट कर लीजिए, उसमें कितनी आसानी से आपको ये याद हो गया। अब ये चीज आपको यहां तक 100 सेक्शन तक आ गया, ठीक है। अब इसके बाद बर्डन सिद्ध कैसे करोगे, साबित करोगे नहीं साबित करोगे मेरे भाई। कोई चीज को साबित करोगे या कोई चीज को नहीं साबित करोगे तो प्रूव नॉट प्रूव के लिए क्या आएगा। इसके बाद आप कोई भी एविडेंस के लिए प्रूव नॉट प्रूव के लिए क्या आएगा, आपको था 101 से लेके 114। अगर साबित करोगे तो प्रूव होगा, अगर नहीं साबित करोगे कि नॉट प्रूव्ड होगा। तो भाई 1 से लेकर 114 तक ये आपकी सेक्शन आ गई। कितनी आसानी से, इसमें क्या परेशानी है आपको, कितनी आसानी से इन चैप्टरों को मैं डिवाइड कर रहा हूं। अब भाई इसके बाद एक आएगा, चलिए प्रूव नॉट प्रूव। अब एक चीज ऐसी आती है, एक दस्तावेज आपने लिख दिया, रिपीटिशन ना हो, मुकदमेदारी ना हो, एक चीज आप स्वीकार कर रहे हैं तो क्या आएगा, स्टॉपल विवन। तो विवन की क्या सेक्शन हो गई, आप 14, 15, 16, 17 कैसे होगा, क्या इस्तेमाल होगा, 3 सेक्शन है। आपको यहां तक याद आ गया। तो मेरे साथियों कितनी आसानी से एविडेंस एक्ट आपके। अब एविडेंस एक्ट, जो एविडेंस आ रही है मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, उस साक्ष्य का कोई प्रकार तो होगा। उस साक्ष्य बच्चा देगा, बूढ़ा देगा, उसकी साक्ष्य की क्या अहमियत होगी, पढ़ी जाएगी नहीं पढ़ी जाएगी, कैसे पढ़ी जाएगी, डॉक्यूमेंट्री कौन से पढ़े जाएंगे, किस तरह की साक्ष्य दोगे, सिंगल साक्ष्य दोगे, मुलजिम की साक्ष्य होगी, सहअभियुक्त की साक्ष्य होगी, मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी, अभियुक्त कंपिटेंट साक्षी है या नहीं है, ये सब बातें, चाइल्ड विटनेस है या नहीं है, आपको होता है एक साक्ष्य का क्रम होगा। तो जो साक्ष्य आप दे रहे हैं ना, इसका एक चैप्टर हो गया। तो ये चैप्टर क्या हो गया, 118 से 134। कैसे याद रखिए, 133 है अकम्प्लिस, सहअभियुक्त की साक्ष्य। तो आप सहअभियुक्त की साक्ष्य भाई दे सकते हो। 315 मैंने बताया था, अभियुक्त भी गवाही दे सकता है उसकी, वो भी एक कंपिटेंट साक्षी है। और 134 है नंबर ऑफ विटनेसेस। तो मैंने कितना आसानी से आपको बताया कि ये साक्षी कौन कौन हो सकते हैं। अब सब आगे आएगा, जब साक्षी आपने दिया तो उन साक्षियों की क्या महत्व होगी, किस प्रकार से पेश किए जाएंगे, क्या किया जाएगा अदालत में। झूठ साक्षी है, उसकी साक्ष्य मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी। साथियों एक्सपर्ट है तो एक्सपर्ट की साथ मानी का एलिगेशन है, गोली सवार दिया, तो गोली को कौन प्रूव करेगा, एक्सपर्ट प्रूव करेगा। उन्होंने कहा दस्तावेज लिख दिया साहब, दस्तावेज को कौन करेगा, राइटर करेगा, दस्तावेज लेखक करेगा, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट करेगा। पता साइन का है तो सिग्नेचर का कौन करेगा। उन्होंने कहा एफएसएल का है, जहर दे के मारा गया, तो कौन करेगा, तो एक्सपर्ट एविडेंस होगी ना। झूठा एविडेंस, झूठी एविडेंस दे रहा है तो वो एविडेंस साक्ष्य में ग्राह्य रहेगी नहीं रहेगी। वो झूठ बोल रहा है, उसे आप किस तरह क्वेश्चन पुट करेंगे, किस तरह उसकी साक्ष्य को आप डिसबिलीव करेंगे, किस तरह उसकी क्रेडिबिलिटी को खत्म करेंगे, इसके बारे में एक चैप्टर होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो वो चैप्टर आपको आ गया, 10वां चैप्टर है। इस चैप्टर में ये भी है कि आप अपना साक्षी, चाहे गवाह वादी का हो, मुलजिम का हो, सिविल में हो, रेवेन्यू में हो, कहीं भी हो भाई, उस साक्षी से आप प्रश्न कैसे पूछेंगे, लीडिंग क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसका भी तो कोई प्रक्रिया होगी या नहीं होगी। नहीं रखी जाएगी तो बेकार हो गया। तो मेरे साथियों कितनी बड़ी एक आपको होता है। इसके लिए 135 से लेके 166 तक आंख बंद करके आपको होता है, इसमें क्या परेशानी है ये नोट कर लीजिए। सेक्शन बाद में नोट कर लीजिएगा, अभी जब मैं डिस्कस एक एक का करूंगा सब कर दूंगा। तो ये बात मैंने बताई। अब इसी में एक सवाल और आया कि भाई दोनों पक्ष तो लड़ रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं, सीधा बोल रहे हैं। अदालत मूक दर्शक थोड़ी बनी हुई है, अदालत बेवकूफ थोड़ी है। अदालत क्या करेगी मेरे भाई, अदालत का भी तो देखो। तो अदालत को कुछ पावर तो दोगे, जो जजमेंट करने जा रही है तो उसमें 165 लगा दी। कोर्ट कैन आस्क एनी क्वेश्चन एनी टाइम, विटनेस से क्यों कर सकती है, एम्बिग्यूटी दूर करने के लिए, टू फाइंड आउट द ट्रूथ, इसके लिए कर सकती है। तो भाई ये करने की वो है, मगर आजकल इसका मिसयूज हो रहा है। मिसयूज ये हो रहा है जहां हॉस्टिलिटी है,
कोर्ट एक पार्टी बन जाती है, ये नहीं बनना चाहिए। यही सबसे बड़ी बात है। कोर्ट को केवल 165 किस लिए? टू फाइंड आउट द ट्रूथ। अगर दो पार्टी मिल गए तो आपको क्या लेना देना? आपका कोई अस्तित्व नहीं है। यहां पे कोर्ट अपनी पावर से आगे बढ़ जाती है, क्रॉस एग्जामिनेशन करने लगती है। आपको होता है टू फाइंड आउट द ट्रूथ, उल्टे ऐसे सवाल पूछती है, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ दैट सजा करने का प्रयास करती है। तो यहां भी घबराइए मत, डरने की कोई बात नहीं है मेरे साथियों। जब कोर्ट जिरा करे तो लिख दिए साहब टू कोर्ट करके पूछिए, आप उस चीज को टू कोर्ट करके पूछिए, क्या परेशानी है आपको। और जब टू कोर्ट करे फिर आपको राइट मिलता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन का मैंने आपको बताया, जो राइट मिलेगा क्रॉस एग्जामिनेशन अभी मैं पूरा बताऊंगा, इन चीफ होगा, क्रॉस होगा, री एग्जामिनेशन होगा। अगर जज महोदय टू कोर्ट करके पहुंच रहे हैं तो यू हैव गॉट ए राइट टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेस। आप फिर क्रॉस एग्जामिन करिए, फिर टोटल डिस्ट्रॉय कर दीजिए। तो ये बात आई, तो ये चैप्टर 10 हो गया। तो मेरे भाई कितनी आसानी से आपको ये बात पता चल गई। अब चैप्टर 11 रह गया, कोर्ट के ऊपर लगाया गया और इस बात का अंकुश लगाया गया कि भाई मर्डर एक ही एविडेंस आए, मर्डर हुआ एक, फैक्ट इन इशू है एक, मर्डर का एविडेंस आ जाए सी की, तो क्या कोर्ट नया ट्रायल चलाने लगेगी? उन्होंने कहा ये एम्पावर्ड नहीं है। तो मेरे साथ मैंने आपको कितनी आसानी से भारतीय साक्ष्य नियम 1872 फैक्ट एंड इशू जो मैंने 12 बातें बताई उसके बारे में बताया, इसके 11 चैप्टर के बारे में बताया, 167 सेक्शन है इसके बारे में बताया। 167 सेक्शन को कैसे डिवाइड किया गया, पहले में क्या है, दूसरा रेलेवेंसी या फैक्ट है, तीसरा इन्फ्रेंस है, नीड नॉट टू बी प्रूव, चौथा चैप्टर क्या है, ओरल एविडेंस डायरेक्ट है, पांचवा चैप्टर क्या है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्राइमरी सेकेंडरी है, छठा चैप्टर क्या है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एबिलिटी का कपल्ड है, सातवा पता बर्डन ऑफ प्रूफ है 114, बाकी क्या है, स्टॉपल है 118 से लेके 134 तक का एविडेंस, कौन कौन सक्षम साक्षी हो सकते हैं, क्या अभियुक्त भी सक्षम साक्षी हो सकता है, ये आपको कितना आसान है। उसके बाद 135 से और 166 तक उनके क्रम कैसे जाएगी, कैसे क्या होगा। मेरे भाइयों आपको बड़ा वो लग रहा होगा, कभी कभी मेरी बात ये लग रही हो कि मैं बता नहीं रहा हूं, जितनी आसानी से मैं आपको बता रहा हूं, जितनी आसानी से मैं आपको बता रहा हूं उतना आसान है नहीं। ये तो मैंने अपने हिसाब से जो तैयार किया वो आपको बता रहा हूं। ये आप एविडेंस एक्ट पे मास्टरी ग्रहण कर लेंगे। और 167 क्या है कि नया ट्रायल नहीं चल सकता है। तो मेरे साथियों जो मैंने उस दिन बताया आपको ये बातें बताई। अब मेरे साथियों मैं एविडेंस एक्ट का पहला हिस्सा जो 1 से लेके 4 है, क्या आपको था, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी, यही तो है। सेक्शन 3 है क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, 1 से लेके 4 तक। अब आप ये देखिए, ए ने बी का मर्डर, ये फैक्ट इन इशू है, ए ने बी का मर्डर दिन के 4 बजे कुतुब खाने चौराहे पर इनके सामने किया। तो फैक्ट इन इशू क्या है, बी का मर्डर दिन के 4 बजे कुतुब खाने चौराहे पर इन साथियों के सामने बंदूक तमंचे से किया गया। क्लियर। अब इसमें फैक्ट इन इशू में क्या आया, अगर आपने ये गवाह तोड़ दिया, सबसे पहले ए ने बी का मर्डर जिसके सामने करा जाता है आपने वो तोड़ दिया गवाह, दैट विटनेस वाज नॉट देयर, पहला से कुतुब खाना चौराहा नहीं है, आप उसे ले आए कोलाड़ा पीर चौराहा, तो इसकी क्रेडिबिलिटी क्या हुई, खत्म हो गई। एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस क्या हुआ, खत्म हुआ। दूसरी चीज सुनिए, इसी में एक्सपर्ट एविडेंस क्या आएगी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो डॉक्टर कर रहा है वो एक्सपर्ट एविडेंस है, वो 45 में भी मैं उसमें भी आऊंगा, गवाह होगी। डॉक्टर क्या कह रहा है, ये मर्डर गोली से नहीं हुआ, ये चाकुओं से हुआ। इट मीन्स एप्रिसिएशन और क्रेडिबिलिटी ऑफ द एक्सपर्ट वो भी खत्म हो गई। तीसरा आपका क्या आया, मैनर ऑफ असॉल्ट, आपने उन्होंने कहा पूरब से गोली चलाई पश्चिम में लगी,
और जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें गोली जो है वो कहाँ से चली, उसके विपरीत दिशा से चली। जब विपरीत दिशा से चली, आपने ये जिरे में ले आया तो क्या रह गया? तो ये हो गया कि इसकी मौजूदगी वहां नहीं है। तो क्रेडिबिलिटी, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, प्लेस ऑफ इंसिडेंट, सारी चीज शिफ्ट कर गए। तो जब सारी चीज शिफ्ट हो गई, अब इसमें एक पॉइंट और आता है जो मैं आपको बता दूं, जो क्रिमिनल के लिए, क्रिमिनल लॉ इन मोशन कब आता है? जब एफआईआर लॉस की जाएगी। एफआईआर जब लॉस करने से पहले जो कार्रवाई हो रही है वो पता चला इन मोशन नहीं आएगी। अब आपने ये कहा, यहीं पे ये बात आती है कि एफआईआर एंटीडेटेड कंसल्टेशन आफ्टर अराइवल ऑफ द पुलिस। आपने ये लिखा कि मर्डर के पहले मुकदमा पहुंच गई थी, पुलिस लाश को उठा लाई। इट मीन्स द स्टोरी व्हाटसएवर इज क्रिएटेड बाय द प्रोसिक्यूशन इज टोटली फॉल्स। FIR was lodged after arrival of the police with consultation and deliberation. यही कहा गया, once FIR is suspicious, then whole case is suspicious. No reliance can be placed on such FIR. दूसरी चीज इसी में, मर्डरी वाली मैं बात बता रहा हूँ। मर्डरी में पता चला उसे उठा लाया, उसका पंचायतनामा भरा, सील मोहर करा, वादी भी उसका गवाह हो गया। भाई यही आपको था अप्रिशिएशन। और वादी जो है पंचायतनामे का गवाह है। वादी ने राय पंचायत में अपनी राय दी कि कुछ इसकी मौत इस कारण से हुई। उसमें मुलजिमों के नाम नहीं है, और जबकि FIR उसने लिखवाई उसमें मुलजिमों के नाम है। तो क्या हुआ, आप जब जिरह करेंगे उधर, मैंने जो आपको CRPC बताया, जो उसका राय पंचायत 162 से हिट है, मगर कार्बोरेटिव वैल्यू तो है मेरे भाइयों। तो क्रॉस एग्जामिनेशन जिस समय आप करेंगे तो कहेंगे जिस समय ये दर्द लिखा था उस समय तक आपको जानकारी नहीं थी किसने मर्डर किया, कब मर्डर किया, किस हथियारों से किया। तो ये एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस में आ जाएगा। क्रेडिबिलिटी उस विटनेस की क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। रिलायबिलिटी क्या होगी? खत्म हो जाएगी। एविडेंस एक्ट में विटनेस 3 श्रेणी में है। मैं यही बात, एक चीज, एक चैप्टर, क्रेडिबल, रिलायबल एंड पार्शियली रिलायबल। आप क्यों वहाँ क्या, जो टोटली रिलायबल है उसकी आंख बूंद के, सिंगल टेस्टमनी है, आंख बूंद के मान ली जाएगी अगर टोटली रिलायबल है। पार्शियली रिलायबल है तब भी मान ली जाएगी। अगर टोटली अनरिलायबल है तो नहीं मानी जाएगी। तो ये विटनेस किस श्रेणी में आएगा? टोटली अनरिलायबल। ये तो भाई एक की मैंने बताया, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। अब यही एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस में दूसरा जो आपके लिए आता है, साइट प्लान आप करते हैं। साइट प्लान 162 से हिट है मेरे साथियों। साइट प्लान की प्रिपरेशन बहुत महत्वपूर्ण है। आप घटना स्थल बताया जा रहा है कि कमरा 41 नंबर कमरा है, 41 कमरे का के इनसाइड द मर्डर बताया जा रहा है। एनी हाउ यू शिफ्ट द प्लेस ऑफ इंसिडेंट 43। आप ये बयानों में ले आए 41 अलग कमरा है, 43 अलग कमरा है। आप जब पूछेंगे उसमें 41 में कि तुमने दरोगा जी को 43 कमरे में अपने सामने घटना होने की बात बताई थी, वो कहेगा हाँ, इसमें 41 गलत बताया गया। इट मीन्स आपने उस गवाह की क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी को खत्म कर दिया। एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी इसमें खत्म हो गया। तो मेरे साथियों ये बात समझ में आई। अब मैं सिविल वालों के लिए भी बता दूं, सिविल वालों में एक एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट पे दोनों के दस्तखत हैं। उन एग्रीमेंट को पार्ट बना, वादी कहता है मैंने ये एग्रीमेंट नहीं किया, विपक्षी कहता है ये एग्रीमेंट इन्होंने किया। बर्डन उसके ऊपर शिफ्ट हुआ, उसने एविडेंस दी। एविडेंस एक्सपर्ट की आई कि इस एग्रीमेंट पे इनके हस्ताक्षर नहीं है। जब इनके हस्ताक्षर नहीं है तो रिलेवेंसी क्या हुई? एक्सपर्ट एविडेंस की। उसके साथ साथ और एविडेंस भी आएगी। तो जब रिलेवेंसी, क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी आएगी तो कितना बड़ा अंतर हो जाएगा। तो ये एविडेंस नहीं मानी जाएगी मेरे भाई, मेरे साथियों। तो एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी, ये जो मैं बात बता, एक दूसरा मैं बहुत महत्वपूर्ण आपको बता रहा हूँ, जो हर एक को पता है, हर जानता है, मगर इस्तेमाल, मेरे भाई A-B का लड़का C है, समझ लीजिए, A और B का लड़का C है, ठीक। एवरीबडी नोस, पूरा दुनिया क्या जानती है, आप अड़ोस पड़ोस सब क्या जानते हैं
कि सी जो लड़का है ए बी का है, यही तो जानते हैं। ये सच्चाई है, ट्रुथफुल है। यही मैं फिर क्रेडिबल, रिलायबल, ट्रुथफुल, एक सच्चाई, ये सच्चाई है। सबको क्या पता है, मोहल्ले वालों को, ये लड़का किसका है, ए बी का है। मेरे भाइयों, कौन मना कर देगा। अब क्रेडिबल क्या है, ए हस्बैंड है, बी पत्नी है। ए कहता है कि ये मेरा लड़का है, ये क्या है, क्रेडिबल है। मेरे भाइयों, केवल सी को पता है ये लड़का किसका है। अगर वो कह देती ये लड़का नहीं है, तो रिलायबिलिटी किसकी एविडेंस पे गई, सी की एविडेंस पे। आपको समझ में आया, क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी, ट्रुथफुल। मेरे साथियों, ये बात नहीं कोई जल्दी बताएगा। ये मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर इसलिए कर रहा हूं। मेरे साथियों, मैंने वायदा किया कि जो चीजें मैं आपको बताऊंगा तो एविडेंस एक्ट का। अब इसमें बात दूसरा मैंने आपको बताया कि बहुत समय लगेगा, धीरे धीरे, कोई परेशानी नहीं। एविडेंस एक्ट में 3 दिन में खत्म, एक एक चैप्टर को जब तक आप नहीं समझ जाएंगे। दूसरा सुन लीजिए, क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी, एप्रिशिएशन। 100 का नोट चला, ठीक, 100 का नोट आपके पास पाया गया, वो नोट नकली पाया गया, टकसाल से आया, ये नोट नकली है। और नकली होने के बाद अब आपके पास जो एविडेंस आएगी, अब वो एविडेंस किस पे होगी, आपको बताना है ये नोट कहां से आया। दूसरा चीज, आपको ये इंटेंशन था कि ये नोट आपने फर्जी अपने पास रख रखा था दूसरे को चीट करने के लिए। तीसरा ये है, ये नोट जो आया टकसाल से लिख के आया, ये नोट फर्जी है। अब 3 ही बातें तो। अगर आपका इंटेंशन इनोसेंट था, किसी दूसरे ने आपको दिया, आपको नहीं पता था कि आप इसका इस्तेमाल करेंगे, किसी को चीट करेंगे, तो आपने क्या अपराध किया, कोई अपराध नहीं किया। ये झूठे अब इसी में दूसरी चीज एक और मैं दे रहा हूं, क्रेडिबिलिटी, रिलाय। आपके पास एक मोटरसाइकिल पकड़ी गई चोरी की, आप उसे चला रहे थे, मिस्टर बी आपको दे गए, और बी दे जाने के बाद उसकी एविडेंस आई। आपने कहा मिस्टर बी ये मुझे ऐसे ऐसे दे गए, तो आप अगर ये सिद्ध कर दे रहे हैं कि बी दे गए और आपने गुड फेथ में चलाई थी, प्रॉपर एविडेंस है, तो आपको सजा नहीं होगी। और अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं ऐसा कर रहे हैं, तो आपको 100% सजा होगी। तो मेरे साथियों, क्रेडिबल, रिलायबल, ट्रुथफुल के बारे में जानकारी आपको हो गई। एप्रिशिएशन ऑफ एविडेंस, कैसे एविडेंस को एवोल्यूट करा जाएगा, कैसे उसे अप्रिशिएट किया जाएगा, ये अब आपके ऊपर है। क्रॉस एग्जामिनेशन में कैसे आप डिस्ट्रॉय करेंगे, ये आपके ऊपर है। अब मैं दूसरी बात इसी में आता हूं, बस एक ही पार्ट में। मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ। मे प्रिज्यूम का क्या मतलब है मेरे भाई? मे प्रिज्यूम यह है कि जो चीज कही उसे किसी ने असिद्ध नहीं की, कर दिया, तो मे प्रिज्यूम मान लिया जाएगा ना। शैल है, शैल को सिद्ध ही करा जाएगा, कोई चीज सिद्धि करे जाए। कंक्लूसिव प्रूफ क्या है, उसका आखिरी प्रूफ हो गया। इसके भी बारे में एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूं, वो भी आप समझ लीजिए। वो ये है, एक व्यक्ति, एक लेडी को कहा जाता है साहब ये गर्भवती है, तो ये प्रिज्यूम करा जाएगा हाँ इसके बच्चा होगा 9 महीने बाद, यही तो है। डॉक्टर उसके बाद कहते हैं कि साहब इसे 9 मंथ का गर्भ है, 8 मंथ का है, अल्ट्रासाउंड इससे। शैल प्रूफ, कंक्लूसिव प्रूफ क्या होगा, अगर उसके बच्चा हो जाता है, नहीं होता है तब क्या होगा, कंक्लूसिव प्रूफ में नहीं आएगा। तो अंतर समझ गए, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। बहुत छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है मेरे साथियों। तो पहला चैप्टर, पहला हिस्सा आपकी समझ में आया या नहीं आया? अगर आया हो तो आप लोग कमेंट्स करिए, और इसमें पूछना हो, देखिए पहला पार्ट अंतिम पार्ट है एविडेंस एक्ट का, मगर इसे पहले पार्ट में ही सारा कर दिया है। उसमें कर दिया क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी, एप्रिशिएशन ऑफ एविडेंस, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ। तो 1 से लेकर 4 तक तो मैं समझता हूं आपको पहला पार्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया। चलिए मैं इसमें 1 और 2 एग्जाम्पलें देता हूं जो एविडेंस के बारे में, कि एक साक्षी है, आपके पास ये एविडेंस आ रही है, फैक्ट इन इशू ये है कि एक व्यक्ति का
कत्ल हुआ, ठीक, और उस कत्ल होने के बाद कोई विटनेस, आई विटनेस नहीं है, ठीक। अब उस आई विटनेस के बाद पुलिस ने सब्सिक्वेंट कुछ लोगों के नाम खोल दिए, उन्हें मुलजिम बनाया ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, शिनाख्त के। वो जो नेक्स्ट चैप्टर में आऊंगा मैं सारी चीज शिनाख्त बना दिया, ठीक। और वो शिनाख्त जो थी 4 महीने बाद कराई गई, 3 महीने बाद कराई गई, तो उस शिनाख्त का क्या इम्पैक्ट होगा, क्या वो एप्रिसिएशन ऑफ क्रेडिबल मानी जाएगी? सवाल तो ये। दूसरा सवाल मेरे भाई, जब वो कराया गया, शिनाख्त कराई गई, ठीक, करा दी गई, शिनाख्त क्या है, क्या वो कार्बोरेटिव एविडेंस है या सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है? ये मैं आपको बहुत जरूरी होता। वो है कार्बोरेटिव, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट नो कन्विक्शन कैन बी सस्टेन्ड। अगर वो ला के दाखिल भी कर दिया जा रहा है और गवाह कोर्ट में आकर शिनाख्त नहीं कर रहा है, कोर्ट में आके शिनाख्त करता, सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है। तो मेरे लायक दोस्त, अगर कोर्ट में शिनाख्त नहीं कर रहा है तो केवल उस पे, तो वो जो एविडेंस आ रही है एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस एक्ट में, उन्होंने वो सिद्ध कर दिया, तो क्या क्रेडिबल हो जाएगी? ये चीजें आपको बहुत जरूरी देखना है। यहां पर आपको देखना है कि सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस कौन है, कार्बोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस क्या है। अब दूसरी चीज इसी में आपने वो कर दिया। तीसरी बात आप समझ लीजिए कि 3 महीने के बाद एक व्यक्ति कोर्ट में शिनाख्त कर दी जा रही है, उस शिनाख्त मेमो को सिद्ध नहीं किया जा रहा है, तो क्या कन्विक्शन हो सकता है? कार्बोरेटिव एविडेंस तो है ही नहीं मेरे भाई, कहां से हो सकता है? तो क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी जो है कहां से हो सकता है? तो मेरे साथियों, इस चीज को समझने का बहुत प्रयास करो, ये बहुत गूढ़ विषय है। तो आपको 1 से लेके 4 तक, पहला चैप्टर क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, ये मैंने आपको आज बता दिया। तो ये क्लियर आपका हो गया, ये आप लोगों के दिमाग में आ गया और आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। देखो, रीना ने कहा कि मेरी समझ में आ गया, इसकी समझ में नहीं आया था। आप लोगों के तो सबके समझ में आया, आप लोग सीनियर लोग हो, तो आपकी समझ में अच्छी तरह सबके आ गया होगा। अब भाई दूसरा चैप्टर शुरू होता है, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। क्या क्या रेलिवेंट है, क्या क्या एविडेंस रेलिवेंट है, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट जो शुरू होते हैं। ये सेक्शन 5 से है। सेक्शन 5 से कहाँ तक है? सेक्शन 5 से 25 तक, 55 तक, सॉरी। सेक्शन 5 से रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट कहाँ से? 5 से 55 तक। अब इसे शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं, अभी मैं एक एक धारा नहीं बता रहा। सेम ट्रांजेक्शन में अगर एविडेंस आती है तो रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट में आएगी? नहीं आएगी। अगर ये रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट में आ रहा है, कॉन्स्पिरेसी में अगर एविडेंस आ रही है पहले की और बाद की, तो रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट में आएगी या नहीं आएगी? आएगी। मोटिव की एविडेंस आ रही है, मतलब हत्या का मोटिव, चोरी का मोटिव, सर्कमस्टांशियल एविडेंस भूमिका रखता है, डायरेक्ट में नहीं है, तो मोटिव की एविडेंस ये भी रेलिवेंसी में आएगी। उसके अलावा प्रिपरेशन, मोटिव के आफ्टर के बाद का क्या, अपराध के बाद की, ये भी एक रेलिवेंसी आएगी। अब इसमें दूसरी एक आती है जो अभी मैंने सेक्शन 9 बताया, आइडेंटिफिकेशन, कि जहां पर कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है मगर बाद का पार्ट रेलिवेंट हो जाता है, तो इसे सेक्शन 9 को आप कैसे याद करिएगा? आइडेंटिफिकेशन का। भाई मैं रटिए मत, मैं सीधे। उसके बाद क्या आएगी भाई? उसके बाद कोई पार्ट रेलिवेंट है, सपोज करिए ए बी सी ने मर्डर कर दिया सी का 4 बजे, ठीक, एवरीथिंग इज एवरी फैक्ट इज ए रेलिवेंट फैक्ट। ये तो एडमिटेड फैक्ट है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। यह आपकी जानकारी में मैं उस सेक्शन से बताऊंगा, ऐसा नहीं है, मत घबराइए, मैं एक सेक्शन बताने का प्रयास। तो ये रेलिवेंट ऑफ फैक्ट है। बाद में लेटर ऑन मिस्टर सी तो बंबई में थे और बंबई की उनकी एविडेंस आ जाती है, तो क्या होगा? ये एलिबाई हो गई। अन्यत्र की तो ए बी सी ने मर्डर किया, ये रेलिवेंट है, मगर सब्सिक्वेंट सी की बंबई में जो मौजूदगी है मेरे भाई, वो फैक्ट जो रेलिवेंट नहीं थे रेलिवेंट हो जाएंगे।
जब वो रेलिवेंट होगा, कन्विक्शन नहीं हो पाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एलिबाई। अभी निर्भया कांड आपने करा, मैं उसमें भी आपको चर्चा बताऊंगा। निर्भया कांड की जो उसमें भी प्ली ली गई थी, क्यों नहीं मानी गई? तो मैं वही बात बता रहा हूँ। ये सेक्शन 11 है, वह भी 11 मगर आपको बता मेरे मुंह से निकल गई कि मुझे तो याद है, लीजिए। तो 11 मेरे मुंह से निकल गई। तो ये एलिबाई की प्ली है मेरे भाई, इसका बड़ा भारी ये जो इसलिए है, जो एलिबाई की प्ली है ये रेलिवेंट है, मगर सब्सिक्वेंट एक्ट जो आया रेलिवेंसी अगेंस्ट सी के बारे में खत्म हो गई। ये मैं पूरा आपको बता, मगर अभी मैं एक एक पार्ट करके बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं कि सेक्शन अभी बताऊंगा, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊं, सारी चीजें बताना है। उसके बाद रूढ़ियां हैं, बहुत सी रूढ़ियां हैं, प्रथाएं हैं, उनके बारे में जो लोग कहे जाएंगे, पंडित जी कह गए साहब ये है तो रेलिवेंट हो जाएगा, शादी ये नहीं होंगी तो रेलिवेंसी होगी नहीं होगी। उन्होंने मना कर दिया मई जून में नहीं होगी साहब, पत्रा में ये सूरज है नहीं है भाई या नहीं है, ये तो कुछ सोचो। तो कहाँ रेलिवेंसी हो, कौन क्या है? अब दो चीजें मैंने ये बताई, एक पार्ट अभी, दूसरा एक एडमिशन सिविल वाले आ जाइए, सिविल वाले भी देख रहे हैं, अंतरिक्ष भी देख रहे हैं भाई। तो अंतरिक्ष एडमिशन, एडमिशन का क्या महत्व है? किसी चीज का एडमिशन सिविल में यही तो एडमिट कर लिया साहब, हाँ दस्तावेज लिखा गया, तो वाटर में क्या रेलिवेंसी है? उसके अधिवक्ता ने मान लिया, लिखा गया, पक्षकारों ने मान लिया, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? दूसरे पक्ष ने आपके प्लेन के कुछ पार्टों को मान लिया तो एडमिशन होगा, उसकी क्या रेलिवेंसी होगी? यही तो है, ये 117 से है शायद। तो 117 में एडमिशन किसके, कौन कर सकता है, किस पार्टी द्वारा की जाता है? विपक्षी पार्टी एडमिशन कर लेगी, उसका प्लीडर एडमिशन कर लेगा, उसका क्या इम्पैक्ट होगा? ये सिविल वालों के लिए भी है, रेवेन्यू वालों के लिए भी है, कंपनी लॉ वालों के लिए भी है, लेबर लॉ वालों के लिए भी है। तो मेरे भाई एडमिशन के बारे में, अब इस एडमिशन सबसे ज़्यादा खतरनाक एडमिशन क्रिमिनल में भी पड़ जाता है। तो कैसे पड़ जाता है? मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, मुलजिम पहुंच गया थाने और उसने कहा साहब मैंने अपने बाप का कत्ल कर दिया और ये एडमिशन हो गया। उस समय तक नो FIR वाज इन एग्जिस्टेंस और उसका वो एडमिशन नोट कर लिया गया। ठीक, जब वो ये एडमिशन नोट कर लिया गया या उसने एडमिशन अन्य लोगों के सामने करा, जुर्म का एडमिशन ही, कन्फेशन ही है। कन्फेशन कब होता है? जब पुलिस इन मोशन आएगी, FIR दर्ज होगी, तो वो ये एडमिशन कन्फेशन हो जाता है। मैं वही बात अभी आपको था, FIR अगर लिख गई, क्रिमिनल लॉ इन मोशन आ गया, तब क्या हो जाएगा? यही कन्फेशन हो जाएगा। तो ये भाई एडमिशन है। अभी दरोगा जी एक हत्या कर दे रहे हैं, SSP के पास पहुंच जा रहे हैं कि साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने ऐसे संभाल दिया। SSP साहब ने नोट कर लिया, उन्होंने ADM को बुला लिया, ADM ने भी नोट कर लिया। आप क्या कहेंगे? हमारे अधिवक्ता साथी क्या कहेंगे? ये कहेंगे साहब ये तो कन्फेशन है, कन्फेशन बिफोर पुलिस इज नॉट एडमिसिबल। जो मैं आ रहा हूँ सेक्शन 24 से भी शुरू करता हूँ। तो ये एडमिशन जो है चला 17 से 23 तक। मैं सेक्शन नहीं, आपको एक बात बता रहा हूँ, इसी में बरेली का एक चर्चित हत्याकांड था। SI शबनम ने एक दूसरे दरोगा की हत्या कर दी सन 2000 में प्रेम प्रसंग में, और उसका मुकदमा चला। उसका मुकदमा हमारे ADJ 2 महोदय रविनाथ जी के वहाँ डिसाइड हुआ। बदनसीब से वादी का वकील मैं था और हमारे अभियुक्त के वकील हमारे वहाँ के अच्छे बड़े वकील थे। उन्होंने यही प्ली ली कि ये जो मुलजिम का बयान SSP और ADM के सामने ये कन्फेशनल स्टेटमेंट है, ये एडमिसिबल नहीं है। मैंने ये प्ली ली सेक्शन 17 में, प्रायर लॉजिंग FIR, ये एडमिशन है, इस पे ये लॉ है। रविनाथ जी ने ओपन कोर्ट में कहा था मेरा इतना नुकसान आपने कर दिया अरविंद जी, आपने ये रूलिंग दिखा के भाई, तो उसमें एडमिशन में सजा करी थी। आप लोगों की भी निगाह में होगा, चर्चा में होगा, कि मैं तो चर्चित आदमी हूं नहीं कि उस बात को ज्यादा करता, मगर आज मैंने इसलिए एडमिशन और कन्फेशन में बताया। अब मेरे साथियों, ये तो एडमिशन सिविल वालों के लिए मैंने बता दिया। अब सेक्शन 24 से, अभी मैं फिर सेक्शन बाद में बताऊं, से कन्फेशन आता है। कन्फेशन क्या आएगा? जब मुकदमा दर्ज हो गया क्रिमिनल में, तो ये आया कन्फेशन। कन्फेशन किस तरह का भाई? एक होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्या है? बगैर किसी दबाव के,
किसी व्यक्ति विशेष के पास अपने जुर्म का इकबाल करता जो किसी से पक्षकार एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन हो गया। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन स्वतंत्र है, वीक टाइप का है, मगर एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन स्वतंत्र के हुआ होता है तो उसकी क्या वैल्यू होगी यह आपको देखना बहुत जरूरी है। अब मेरे भाई दूसरा मैं जो बात कर रहा हूं, कन्फेशन बिफोर पुलिस एडमिसिबल नहीं है, वेल सेटल्ड लॉ है कि पुलिस अभिरक्षा में किया गया अभियुक्त का संस्वीकृति स्वीकृत साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। कन्फेशन बिफोर पुलिस इज नॉट एडमिसिबल, ये तो आपको आ गया। अब भाई इसमें एक बहुत खतरनाक आगे चलता है, कन्फेशन बिफोर पुलिस रिगार्डिंग एनी रिकवरी एंड डिस्कवरी and on the basis of that any recovery or discovery is done, then only that part regarding recovery and discovery is admissible in evidence। फिर समझ गए आप? In police custody statement of the accused, confessional statement of the accused regarding any recovery and discovery, on the basis of that statement any recovery and discovery is discovered by police regarding the offense, then only that portion जो रिकवरी डिस्कवरी का एडमिसिबल एविडेंस है कि कहा जाता है ना अभियुक्त को पकड़ा, अभियुक्त की निशानदेही पर भाई ये चीजें बरामद कर ली गई, यही तो है, इसमें कोई ऐसी परेशानी बात तो है नहीं, बहुत छोटा, ये साक्ष्य में ग्राह्य है। पुलिस की अभिरक्षा में अभियुक्त द्वारा घटना से संबंधित जुर्म इकबाल के आधार पर अभियुक्त की निशानदेही पर पुलिस अभिरक्षा में बरामदगी या रिकवरी जो वो देता है उसका उतना पार्ट जो रिकवरी और डिस्कवरी है एडमिसिबल इन एविडेंस, सुसंगत है। तो मेरे साथियों ये बात आपको समझ में आई? तो ये अभी मैं पूरा आपको डिटेल एक एक सेक्शन से बताऊंगा, मैं एक इसलिए बता रहा हूं सुसंगत के बारे में। अब चलिए इसके आगे बढ़िए, जो इसके आगे बढ़िएगा, क्या भाई मर गया कोई तो मरे हुए का बयान क्या माना जाएगा, सुसंगत है या नहीं है? हमारे यहाँ माना जाता है कि मरने वाला झूठ नहीं बोलता है, मरते समय जो कुछ बोलेगा वो सही बोलेगा, इसे कहते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। तो मरने वाले का बयान जो है सही माना जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ ओनली डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी सस्टेन्ड। ये मैं सुसंगत के बारे में बता रहा हूँ, अभी दूर नहीं जा रहा हूँ, जब आऊँगा अभी डाइंग डिक्लेयर कैसे होगा क्या होगा वो न गए। उसके बाद होता है बहुत सी चीज़ें, आदमी मर गए, मरने वाला कुछ लिख गया, उसकी ग्राह्यता क्या होगी, इस बारे में बहुत चीज़ें हैं। ये सुसंगत के बारे में बता रहा हूँ, 5 से लेकर 55 तक जो ज़्यादा आप सोचेंगे इतनी मुझे कैसी रटी, भाई मुझे कुछ नहीं रटा हुआ, ये जो दिमाग में आपके भी कंप्यूटर में इसमें जब फीड हो जाएगा ना तो आप कहोगे मुझसे ज़्यादा तेजी से बोलोगा, फटाफट फटाफट फटाफट। अब मेरे भाइयों डॉक्टर साहब आए कि साहब ये गोली की चोट है, तमंचे की चोट है, इसकी चोट है, तो ये एक्सपर्ट एविडेंस आई, तो एक्सपर्ट एविडेंस कितनी एडमिसिबल होगी, कितनी सुसंगत होगी, पोस्टमार्टम की कितनी सुसंगत होगी। मेरे भाइयों ये भी तो है, मेडिकल ओपिनियन जो है, मेडिकल ओपिनियन कितनी सुसंगत होगी। आपके सामने आ जाता है कि इस लड़की की उम्र तो 14 साल है, मेडिकल में 15 से 12 साल है, तो आप कहते हो साहब इसका यही है, तो सुसंगत मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी? उसमें कर देते हो ज़्यादा, इसमें आ जाती कम, तो ये मान लिया जैसा अब ये सुसंगत है, क्यों? रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, ये सुसंगत मानी गई। भाई इसके अलावा ये एक्सपर्ट आए, इसके बाद हैंड राइटिंग एक्सपर्ट का मतलब सिविल वालों के लिए, क्रिमिनल वालों के लिए जिन्हें 420 की दस्तखत किया, हैंड राइटिंग मिलान आया, उसके वॉवेल मिले नहीं मिले, लेटर मिले नहीं मिले, यही तो जरे आप करते हो, तो ये सुसंगत है या नहीं है? उसके बाद FSL रिपोर्ट है, उसकी क्या अहमियत है, वो सुसंगत है नहीं, ये भी तो आप देखते हो मेरे भाइयों। तो ये सुसंगत और ना सुसंगत के बारे में आपको 5 से लेके जो 55 तक है मैंने बताया। अभी मैं इसका सारा आपको, मैंने पहला चैप्टर आपको क्रिस्टल क्लियर कर दिया, वो मैं समझता हूँ आपको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये सुसंगत 5 से लेके 55 तक, एक का मैंने ये बताया, कल मैं बताऊंगा डिटेल से, क्यों समय 1 घंटे का 5-7 मिनट है। अब मैं आपके सामने 2 और ये इन्फ्रेंस और द नीड नॉट टू बी प्रूव, क्या फैक्ट नीड नॉट टू बी प्रूव, ये मैं आपको बताना। ये क्या है 56, 57, 58
जो करता है वो सही करता है ना, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। मंदिर जाते हो, केला ऊपर से गिर गया, बोले भगवान का प्रसाद है, सही मान लेते हो, सिद्ध हो गया, कोई बात नहीं, यही तो बात है। तो ऐसे भगवान उसे सही मान लेते हो तो उस चीज को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। तो अदालत क्या है? परमात्मा का रूप है। तो जुडिशियल नोटिस जो कोर्ट लेगी उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। ये 56 में है। 57 है, किन किन चीजों का जुडिशियल नोटिस कोर्ट लेगी उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसलिए बस इसी पॉइंट पे। तीसरा क्या है? जो चीजें आप स्वीकार कर लेते हो, इन्फ्रेंस, आपने स्वीकार कर लिया, हाँ साहब कत्ल के समय वहां मौजूद तो था, आपने अपनी मौजूदगी स्वीकार कर ली। आपने स्वीकार कर लिया दस्तावेज साहब लिखा तो मैंने था, ऐसा नहीं लिखा था, तो ये स्वीकार कर लिया। आपने ये स्वीकार कर लिया, हाँ साहब। तो जो चीज स्वीकार है, तो इसमें क्या तीन चीजों में था? मौके पे मौजूदगी, टाइम, प्लेस, सब बाकी चीजें। अब इसे किसी को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। दूसरे में क्या? दस्तावेज का गठन आपने स्वीकार कर। तीसरी लेबर के हिसाब से क्या? नौकर थे, तो अब ये नौकरी वाली बात को सिद्ध नहीं करना है। तो जो अब आऊंगा बर्डन ऑफ प्रूफ पे, कब कब होगा, तो भाई ये तीन बातें भी कल बताऊंगा। अब इसके आगे क्यों, मैं कुछ समय तो चले आपके साथ। अब आता है साहब मौखिक साक्ष्य। तो मौखिक साक्ष्य जो भी होगी ना, तो मौखिक साक्ष्य जो होगा भाई कैसा होगा? मौखिक साक्ष्य होगा, सीधा होगा, जो आंखों से दिखाई देगा, जो सच्चाई होगा, वही तो मौखिक साक्ष्य। तो ये हियर से को तो कहीं एडमिसिबल नहीं किया है। तो मेरे भाई जो मौखिक साक्ष्य, अगर कोई व्यक्ति कहे कि साहब मैं तो उठाता तो सूरज पश्चिम से निकल रहा था, तो ये मौखिक साक्ष्य क्या सही है? ये मौखिक साक्ष्य सही है? मैं बस ये पूछा, मौखिक साक्ष्य चक्षु साक्ष्य हो, सीधी साक्ष्य का हो। कोई आदमी का साहब आज मैं सुबह उठा था और मैंने देखा सूरज पश्चिम से निकल रहा था, उग रहा था, तो ये मौखिक साक्ष्य है? तो इस तरह के, अब मैं आज 1 घंटा हो गया आपसे, आप लोग भी परेशान हो गए होंगे, तो 1 घंटा होने पर मैंने अब कल आपसे क्या, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट 5 से 55 तक सारी सेक्शन आप पढ़ के रखिएगा, मैं उसके बारे में बताऊंगा। दूसरा क्या बताओ, 56, 57, 58 के बारे में डिटेल से पढ़ लीजिएगा, तब मैं बताऊंगा। और कमियां होंगी, क्यों आप किताब पढ़ के करेंगे, मैं बगैर किताब पढ़े बक रहा हूं। तीसरी चीज, मौखिक साक्ष्य, ओरल एविडेंस डायरेक्ट होनी चाहिए। तो कल 60 से आज मैं फिर से पहला पार्ट आपको आ गया, अप्रिसिएशन, क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी, मे प्रज्यूम, शैल प्रज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, 1 से 4। अब मैं समझता हूँ आप जिंदगी में भूल नहीं सकते। कोई भी आपसे पूछेगा मेरे साथियों कितने चैप्टर, 11, हाउ मेनी सेक्शन, 167, कैसे डिवाइड होगा? पहला पार्ट है अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी, मे प्रज्यूम, शैल प्रज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, 1 से 4। आंख बंद करके बता दीजिएगा, ये डायरी में नोट है, आप रोज एक दफे पढ़ लीजिएगा। दूसरा क्या है, 5 से 55। तीसरा क्या है 59, 60। पांचवा क्या है, 61 से 89। छठा क्या है, 90 से 100। आगे क्या है, बर्डन ऑफ प्रूफ 101 से लेके 114। उसके आगे क्या है, स्टॉपल 15, 16, 17। उसके बाद एविडेंस 118 से 134। उसके बाद एविडेंस का क्रम 135 से 166। लास्ट चैप्टर 167। तो मेरे भाइयों, आपकी समझ में आया, मजा आया, या आपको खराब लग रहा है कि मैं आपका समय बर्बाद कर रहा हूं? अब जरा सी बाहियात की बात है कि 10-15 मिनट है, थोड़ा मजा ले ले। मजा ये ले ले भाई, 1872 में जब ये एक्ट आया, ठीक, तो एक्ट जिसने ही बनाया उसका दिमाग कितना बड़ा होगा। उसके सामने से महाभारत, उसके सामने से रामायण, उसके सामने से बाइबल, उसके सामने से गीता, उसके सामने से कुरान, उसके सामने से सारी बातें, उसके साथ साथ उसे हिंदुस्तान के व्यक्तियों की मेंटलिटी, हिंदुस्तान व्यक्तियों का बर्ताव, हिंदुस्तान के लोगों का झूठ बोलना सच बोलने के संबंध में उसकी सोच, उसके द्वारा इस संबंध में कि ये अपराध, जर जोरू जमीन के अपराध तो चले आ रहे आदि काल से। महाभारत औरत के पीछे, रामायण औरत के पीछे, समझ गए?
कोई जमीन के पीछे, कोई जर के पीछे। हिंदुस्तान में मुगलों ने राज किया जमीन के पीछे, जायदाद के पीछे। तो भाई आप सोचिए, उस समय साइबर एक्ट नहीं था, उस समय बहुत से एक्ट नहीं थे 1872 में, उस समय तमाम एक्ट नहीं थे। उन्होंने तब इस एक्ट का गठन किया, और उस एक्ट का गठन किस हिसाब से करा, जरा दिमाग लगाइए। सिविल, क्रिमिनल, रेवेन्यू, कंपनी, भविष्य में आने वाले अन्य अपराधों के लिए, मतलब कितनी बड़ी सोच थी। हमें उन लोगों को नमन करना चाहिए जिन्होंने 1872 में ये एक्ट दिया, और जो एक्ट आज भी मेरे साथियों चल रहा है। बड़े बड़े पता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट से लेके सब इसी को फॉलो कर रहे हैं। ये इसलिए करा गया, तब राजा रजवाड़े थे, राजा लोग अपने लोगों पे पता चला पक्षपात करते थे, उसके बाद गरीबों का अन्याय करते थे, कुछ राजाओं ने करा। तो ऐसा एक्ट लाने की कोशिश की गई जिसमें राजा, रंक, गरीब, छोटा बड़ा, मंत्री, प्रधानमंत्री कोई ना हो। मगर मेरे भाइयों, आपने आज का एक पेपर देखा होगा, और पेपर देख के मुझे बड़ा कोफ्त हुआ कि आज भी बड़े लोगों के लिए कानून नहीं है, मंत्रियों के लिए कानून नहीं है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज जो कल रिटायर हुए हैं, दीपक मिश्रा जी, उनके द्वारा जो लिखा गया है कि ये कानून जो है बड़े लोगों के लिए है, ये बड़े बड़े मंत्रियों उनके लिए है, गरीबों के लिए कानून नहीं है। तो हमें ये सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि भाई इस कानून में भी इतनी कमियां हैं कि यहाँ जो कानून है ये बड़ों के लिए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का एक जो शीर्ष अदालत का जो भगवान है, उसके द्वारा रिटायरमेंट के समय ये शब्द कहे गए। इसी से पहले मेरे साथियों, मुझे हम लोगों को सोचना, मार्कंडे काटजू और जस्टिस ने क्या कहा कि 80% जुडिशरी हमारी करप्ट है। ये हम नहीं कह रहे, उन लोगों ने कहा। तो मेरे साथियों, आप लोगों को ये देखना है, हम लोगों को देखना है समाज में किस तरह गिरावट आ रही है। जो हमारे शीर्ष जो भगवान है वो इस तरह की बातें कह रहे हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आप सबको एविडेंस एक्ट कंठस्थ होना चाहिए। मेरे हिसाब से जो मुझे आता है वो मैं आपको बताऊंगा, पहला चैप्टर। मगर आज देख के मन बड़ा में कोफ्त हो गया, बड़ी गलान हुई कि भाई हम लड़ते लड़ते मर जा रहे हैं। मगर शीर्ष कोर्ट भी ये जानता है कि किस तरह बड़ों को न्याय मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, जो उन्हें मजबूरी में ये लिखना पड़ा। तो ये सब एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मेरे साथियों, आप लोग आधार हो, भविष्य हो, हम लोग तो चले जाएंगे, आप लोगों के ऊपर बाहर की जिम्मेवारी है। तो कुछ ऐसी जिम्मेवारियां, कुछ ऐसी चीजें करो। इतना सीखने के बाद मेरे साथियों, बोल्डली अदालत में रहो जिसमें अदालत को भी डर लगे। मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूँ, एविडेंस एक्ट में आपको मास्टरी हो जाएगी और आप बोल्ड करके डटिएगा तो अच्छे अच्छे को पैर कांपेंगे। कानून से लड़िएगा। मैंने आप लोगों से फिर यही कहा कि जैसा माहौल है वैसे माहौल में रहिए, मेरी तरह मत बनिए, मगर विद कानून के साथ जाइए। मेरे साथियों, फिर मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हम लोग काट चुके हैं, 5-6 साल और काटेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। आपके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो इसलिए आप जो है लॉ से वेल अक्वेंटेड रहें, कानून के बारे में आप अपने में मास्टर बन जाएं। ये तो मैं नहीं कहता हूँ समुंदर में सारा है, मगर समुंदर में कुछ तो तैर लेंगे। जब आप तैर लेंगे यही बहुत है। तो मेरे साथियों, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, पूरा 1 घंटा हो चुका है, मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। मगर आपके मन में आज जो मैंने पेपर में पढ़ा, आप लोग भी पढ़िए, गहन चिंतन करिए कि सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश रिटायरमेंट के बाद इस तरह के शब्द लिख रहा है जिसे पेपर प्रकाशित कर रहा है। इससे पूर्व मार्कंडे काटजू और उनके साथ इंद्रेश कौन सी जज हैं, उन्होंने लिखा 80% भ्रष्ट है। तो वैसा ऐसी हालत में हम लोग कहाँ सरवाइव करेंगे? ये वकालत के पीछे में भाई आने वाले आप लोग जिन पे स्तंभ हो, कैसे टिक पाओगे इस संकट की घड़ी में? आपको देख रहे हैं कौन मदद के लिए आ रहा है, कोई किसी को बता नहीं रहा है और ना मदद को आ रहे हैं। हम लोग आपस में ही जुड़ के एक दूसरे को जो मदद कर सकते हैं करने को तैयार है। तो मेरे साथियों, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि कानून पे आप मास्टरी हासिल करें। जो मुझे थोड़ा बहुत आता है, अगर आप रोज मुझसे जुड़े रहेंगे तो शायद कुछ आपको मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सब कुछ सिखा दूंगा, मगर हाँ, जो मुझे आता है वो चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ। तो कल मेरे साथियों, पहला चैप्टर आप अच्छी तरह समझ गए, 1 से 4 तक, एप्रिसिएशन, क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी,
मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूव। यह आपको क्लियर हो गया। 11 चैप्टर, 1 से लेके 167 सेक्शन, डिवीजन ऐसे। तो मेरे दोस्तों, आज इतनी ही बहुत है। आप लोग भी थक गए होंगे। चाय वाय पियो। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। ले बेटा, तेरे से चल गया नहीं।